अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। सबसे पहले IMF की जानिब से पहले एक तवील अरसे से जो प्रोग्राम था, बेल आउट पैकेज था पाकिस्तान के लिए, वो ताख़ीर का शिकार रहा। और उसके बाद जब उसके हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई तो हमने देखा कि कल एक बड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो देखने को मिला, जहाँ पर एक ऐसी जमात जो कि अब पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है, IMF के एक वफ़द ने उससे भी बातचीत की है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक श्योरिटी मांगी है और वो बर वक्त इलेक्शंस के हवाले से है जो IMF से मांगी गई है। बड़ा वाज़े जवाब IMF की जानिब से आया कि हम इस हवाले से कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मुल्क में इलेक्शंस वक्त पर हों। हम खबरें सुनते रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद इस वक्त नहीं चाहती है वक्त पर इलेक्शंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान इत्तेहाद की एक बड़ी जमात है, उसकी ये ख्वाहिश है कि वक्त पर इलेक्शंस हों। लेकिन फिर कुछ बयानात हमने PMLN के भी मुख्तलिफ लीडरान और फिर सो मच सो के वज़ीर आज़म की जानिब से भी सुने, जहाँ पर यह कहा गया कि वक्त पर इलेक्शंस होंगे। फिर दुबई की मुलाकातों का अगर हवाला दिया जाए तो वहाँ पर निगरान सेटअप किस तरह का होगा और इलेक्शंस की अरेंजमेंट क्या होनी है, इसके हवाले से भी खबरें आई और ये तमाम तर चीज़ें भी वहाँ पर की गई। अब इस वक्त सवाल एक ही है और वो हर शख्स की ज़ुबान पर है कि क्या हम बर वक्त इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या मज़ीद कोई ताख़ीर या केयर टेकर सेटअप आकर प्रोलॉन्ग कर सकता है या नहीं। स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें हमें सुनने को मिली। हमने देखा कि कल के दिन में ब्लूमबर्ग की जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और फिर IMF के प्रोग्राम के बाद चीज़ें बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। लेकिन जो असल मामला मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करें, जो एक हर खास व आम का एक सवाल है और इंतहाई आम सवाल है, वो ये कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, नहीं होंगे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज किस अरेंजमेंट के साथ इन आम इंतखाबात में हमें नज़र आएंगी। एक हुक्मरान इत्तेहाद कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा, और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अब जल्द अपना मंशूर देने के लिए तैयार है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता आता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और सना मिर्ज़ा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इस मुल्क में बड़ी अजीब कुछ नए मामलात और चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं 75 साल तारीख में। कल का दिन खासा अहम था कि IMF की टीम क्या पाकिस्तान पर एतमाद खो चुकी है कि वो चाहती है कि कोई भी अरेंजमेंट हो, कल को कोई भी सामने आए, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और फिर अपना मामलात को आगे पाकिस्तान के साथ चलाए, कि शायद उनके साथ जो माजी में हुआ है, या ये एक नया पैटर्न है, एक नया अरेंजमेंट है जो इस वक्त बन रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत? देखें, यहाँ तो मैं इस बात को इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि IMF अपनी हदूद से बाहर निकल रही है। यानी कि जो कुछ वो कर रही है, कहा जाता था एक जमाने में, इमरान खान कहा करते थे कि कभी जो सफीर होते हैं वो अपनी पार्टियों को कब मिला करते हैं। हालांकि सफीर तो मिला करते हैं, लेकिन इमरान खान के इतराज किया करते थे। लेकिन मैं कम से कम अब ये पूछता हूँ कि IMF वाले कब मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करके ये तय करते हैं कि किसी मुल्क को फंड देने हैं कि नहीं देने हैं, उसका एजेंडा क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो आपको आपकी औकात याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ना समझो कि अगर कोई एग्रीमेंट जो स्टाफ लेवल का हो गया है तो ये फाइनल है, हम आखिरी वक्त भी इसमें रुकावट डाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो IMF अपनी हदूद से बाहर निकल के कर रहा है, लेकिन उसे ये वजाहत करना पड़ी है। देखो, PTI भी अगर आगे से ये कहती है कि आप हमें इलेक्शन की गारंटी दो, तो वो किस किस से इलेक्शन की गारंटी मांगती है? वो सियासी जमातों से मांगती नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो कहती है आर्मी चीफ हमें गारंटी दे। आर्मी चीफ कहता है मैं गारंटी क्यों दूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, मैं किसी सियासतदान से गुफ्तगू नहीं करूंगा। वो कहते हैं अच्छा फिर हमें IMF गारंटी दे। वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। 9 मई के बाद वो जो दूसरी सूरत में आए हैं, वो उसमें निकलने के लिए चामक चोलियां मारना चाहते हैं। इसका यही जवाब IMF से देना था, लेकिन IMF ने जो एक हुकूमत पर प्रेशर डालना था
जब पाकिस्तान की रियासत पे प्रेशर डाला तो वो डाल दिया, वो शौक दिया कि हम उससे भी मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे। और आमतौर पर ऐसे मौकों पर गारंटी देने के लिए जो फौज की चीज से रब्ता किया जाता है, एक तो बड़ा सोशल मीडिया पर एक बड़ा तुरंत किस्म का एक है दिखने वाला, वो कहता है देखो ना जी, वो तो आर्मी चीफ से तो मिला नहीं, वो तो जाके पीटीआई के चेयरमैन से उन्होंने बात की है। तो ये सारी बातें एक इसमें कोई शक नहीं रह गया कि पिछले 10 महीने से IMF ने पाकिस्तान के साथ एक अच्छा खासा खेल खेला है, ये अपनी जगह पर। और राइट, लेकिन हैविंग उसके सेड बाद दैट, सजाद मीर साहब, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि बट इजंट इट अ फैक्ट कि ये मौका हमने ही IMF को दिया। एक तो हम फाइनेंशियली इतने डिपेंडेंट है IMF पे, फिर हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल इतना शदीद है कि वो हमें जिस हद तक भी चाहें डिक्टेट कर रहे हैं और चीज़ें कर। हु टू ब्लेम? हम IMF को जिम्मेदार ठहराएं या हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमने IMF को इतना मौका दिया कि आज ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, मौका तो हमने दिया है, हम IMF के पास जाते ही ना। अगर इकोनॉमिक पॉलिसियाँ ठीक चलती रहती, सी पैक जो था वो चलता रहता, उसको डिटेल ना किया जाता, अब वो सब कुछ जो क्या बिल्कुल चमसों के सामने आ गया है। अब तो एक जज ने भी कह दिया कि किस तरह नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया, उसके खिलाफ फैसला किया गया, वो फैसला कहीं और हुआ था, अदालतों की तरफ कराया गया। अगर ये ना कहा जाता, उसके बाद इमरान को पावर में लाने का पूरा किस्सा जो है वो सामने आता है कि सी पैक के खिलाफ IMF के हक में एक पूरा बयानिया था, और ये इशारे भी मिलते थे कि IMF हमसे क्या चाहता है, और उन इशारों को बयान नहीं करना चाहता। वो नाजुक अस्करी मामला के हवाले से थे जो हमसे बयान किए जाते थे। ये सारी एक खित्ते की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और इससे हम शिकंजे में आ गए हैं, और ज़ाहिर इसका मौका हमने खुद किया है। और हमारे वो लोग जो बहुत सियाने बनते हैं, जो समझते थे कि हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते पर दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मामले को समझ नहीं पाए थे। अब अगर वो समझ गए हैं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। ये इलेक्शन होना ना होना मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्टेक होल्डर असल मसले को समझें और समझने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये जो कुछ भी हमें IMF से मिला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शहबाज शरीफ की ज़बान में भी दिया जाए तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस है जो 8-9 महीने के लिए बनी हुई है। बल्कि मोदी ने ये भी कह दिया है कि पूरी किस्तें मिलना भी शायद मुश्किल दिखाई देता है। IMF ने जो अब रवैया दिखाया है कि वो तमाम लोगों से मिल रहा है, मिलकर दिखा रहा है, ये अलबत्ता उससे तेज से भी के लिए करना पड़ा है कि PTI से मिलने के फौरन बाद पीपल्स पार्टी से मिला है, और कहते हैं हम मुस्लिम लीग नून से भी मिलेंगे गोया। तो ये जो उन्हें तेज से भी करना पड़ा है, दूसरी बात है वो क्या करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खैर दूसरी बात है। लेकिन ये बात गलत नहीं है कि हमारी माशी पॉलिसियाँ। सर पॉइंट आ गया। मैं पीजे मीर साहब की जान पढ़ूंगा। सजाद मीर साहब, पीजे मीर साहब आप कैसे देख रहे हैं सर इस सारी की सारी सिचुएशन को, और जो बहुत सारी चीज़ें हमें माजी में नहीं देखने को मिलती थी ये भी आज हो रही हैं। आप क्या इसको बुनियादी वजह क्या समझते हैं कि हमारी जो मौशी पॉलिसी है या जो माजी में कभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई थी उसमें तसलसल नहीं है। हर आने वाली जमात अपने हिसाब से मईशत का पहिया चलाना चाहती है, और शायद यही अदम एतमाद है इस वक्त जो कि हमें नज़र आता है IMF के बीच के वो चाह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। देखिए असलन, सबसे पहले ये जो हम टर्मिनोलॉजी लेके आगे चार्टर इकोनॉमी, देयर इज नो चार्टर इकोनॉमी। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, दैट इज व्हाट इट इज, नॉट चार्टर ऑफ इकोनॉमी। डेमोक्रेसी पे आप ले आए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने लेके आने इन द लाइट के अब आपको $3 बिलियन मिले हैं, आपको 9 उधर से भी मिल गए, दोस्तों से भी मिल गए। आप इनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और हाउ, व्हाट इज योर मास्टर प्लान ऑफ रिटर्निंग द मनी? मैंने पहले भी कहा है, पहले 70% पे आप डेट सर्विसिंग कर रहे थे, अब आपकी नेशनल डेट सर्विसिंग 100% पे है। लोगों को रिलीफ कोई नहीं है, लेकिन ये सारा पैसा जो है आपने तो डेट रिलीफ पे लगा देना है। लेकिन आप क्या उन प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे जो कि मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आप कमाएंगे, rather than tax the people and then get the money out of them? टैक्स जरूर करें, टैक्स बेस अपना ब्रॉड करें, आपने ब्रॉड नहीं किया। आपके चंद, आपका एक क्लास है
जिससे आप पैसे लेते हैं, आपकी वर्किंग क्लास है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है और कई जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, वहां से आप ले लेते हैं। लेकिन आपने जब तक लो लेवल पे टैक्सेशन नहीं की, जो कि पूरी दुनिया में होती है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ना ही नवाज शरीफ, ना ही आपके चेयरमैन पीटीआई, ना ही आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड्स ने पैसे देने। ये पैसे आपने और मैंने जो टैक्स, जिन्होंने टैक्स दिए में उन्होंने देने। सो आप इनकी यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? हमें वो फॉर्मूला चाहिए। जो आपका सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि हाउ आर वी गोइंग टू रीजनरेट फाइनेंसेस। तो अगर हम वो हमारे पास प्लान ही नहीं है और आप एक पॉलिटिकल आप उसको एक एंगल में ले जाएंगे और इलेक्ट्रेट के सेवी एंगल पे ले जाएंगे जस्ट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, तो आई एम सॉरी टू से आप तो और वो कहते हैं ना क्वैगमायर, आप उस क्वैगमायर में कीचड़ में फंस जाएंगे, आप तो निकल ही नहीं सकेंगे और ना ही आपको आगे किसी ने पैसे देने। हम रो रो के थक गए हैं, फ्लड्स आते हैं, इस साल हमने इतने पैसे नहीं मांगे क्योंकि इतने इतने खराब फ्लड्स नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। सो द थिंग इज हम रिएक्टिव है। मैंने कई दफा कहा मीर साहब के शोज के अंदर, हम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हमें प्रोएक्टिव होना है और जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे हमारा फ्यूचर कोई नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि वी डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एंड व्हेन यू डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, डू यू रियली थिंक कि आपका मैकेनिज्म काम करेगा? यू रियली थिंक कि आप कोई किसी और डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चरिस्ट उसको आप इकोनॉमी के चार्टर में ले आए और कहें कि तुम भाई डिलीवर करो? इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू नीड टू हैव स्पेशलिस्ट। और मैं यही कहूंगा कि अब बिजनेसमैन को जरा आगे रखो, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। आपने इनको देख लिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी, पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी। अब आप प्लीज आगे चलो, उन लोगों के पास जाओ, सक्सेस स्टोरी। राइट, पीछे भी सब पॉइंट आ गया आपका। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं सना मिर्जा की जाने पड़ूंगा। सना, आप कैसे देख रही हैं इस सारी सूरत हाल को? और डिक्टेट तो हम होना शुरू हुए थे बड़ी हद तक 2018 के बाद से ही, जब स्टेट बैंक के मामलात हमने देखे। आज भी बहुत सारे लोग उस पर तनकीद करते हैं और अब हम यहाँ तक है कि हम आपस में एक तो इन्हिसार कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर कि IMF, और फिर IMF अगर कोई चीज़ें कर रहा है तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग एक दूसरे पर कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं, एक आम आदमी उस पर बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे दोनों जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसका पोर्ट्रे ज़रूर किया है और आई थिंक हमने शायद इस इशू को खुद बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अब तक कोई 22 या 23 मरतबा IMF के साथ एग्रीमेंट्स किए गए हैं और उसमें कोई 7 या 8 मरतबा गालिबन, अगर मैं करेक्ट ना हो सकूं एग्जैक्टली, तो वो आमराना अदवार में IMF के पास हम गए। बाकी 14-15 मरतबा जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट्स ने डील किया है और उसमें भी जो मेजर स्टेक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का रहा है। PTI तो खैर एक ही मरतबा गई है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि इतनी मरतबा IMF के साथ डील करने के बावजूद भी क्या वजह है कि हम IMF के साथ इस मरतबा नाकाम हुए। फिर एक बड़ी गलती जिसकी वजह से मुझे लगता है कि IMF ज़्यादा स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, वो शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए, जिस तरीके से कहा गया कि जी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात करनी जो है वो शायद वो भी शराइत में शामिल है। फिर कहा गया कि जी जियो पॉलिटिक्स हमारे साथ हो रही है, इसकी वजह से भी IMF से एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है इस किस्म के स्टेटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा अपना जाती और ख्याल है और अदना राय है कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आपको टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करना था, टेक्निकल सवालात आपसे पूछे जा रहे थे, टेक्निकल जवाबात आपको देने चाहिए थे, बजाय इसके कि आप ऐसी चीजें सामने रखते हैं कि जब आपने ये स्टेटमेंट्स दोनों दिए उसके बाद इसका रिबटल आया और उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी बात ही नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से आपने उनको इतना पुश कर दिया कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें और वो कहेंगे जी आपने या तो ये करना है या फिर एग्रीमेंट नहीं होना है। तो आई थिंक एक वजह ये भी है कि हमने उनके साथ डील सही अंदाज में नहीं किया। दूसरी चीज आई थिंक ये है कि हम कोई अल्टरनेटिव प्लान की तरफ नहीं जा सके। IMF आपका शॉर्ट टर्म प्लान जरूर है, चले अगली मर्तबा के लिए भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म प्लान या स्ट्रेटजी की तरफ हम गौर नहीं करते। 5 साल बाद हमने इकोनॉमिकली कहां खड़ा होना है इसके बारे में शायद ही इस वक्त कोई सोच रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा 1 साल 6 महीने के टेन्योर को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट आती है और वो ये अंडरस्टैंड करती है
कि हम इस मर्तबा तो आईएमएफ के साथ डील कर लें, लेकिन हमें अगले 5 सालों में कहाँ होना है। देखिए 90s में भी इंडिया में बड़ा क्राइसिस आया था, लेकिन उन्होंने जो है वो इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे कि उसके बाद इकोनॉमिकली आज देख लें इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे एक तो इकोनॉमिकली प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, और अगर वो प्लानिंग होती भी है तो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी के हवाले से कहा जाता है कि जी हमारे पास बड़ा जबरदस्त प्लान है, जैसे पीटीआई के दौर में असद उमर साहब के बारे में कहा जाता था कि वो बड़ी अच्छी इकोनॉमिक प्लान लेके गवर्नमेंट में आएंगे, वो प्लान उनका चंद माह भी नहीं चल सका। 3 गुजराए खजाना को उनको बदलना पड़ा, इस गवर्नमेंट को 2 को बदलना पड़ा। कहने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम सही प्लान और एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं, और हम सिर्फ इस सेक्टर में नहीं हर सेक्टर में नहीं लेते हैं। और आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स की तरह हैंडल नहीं होती, वो एक इंटरनेशनल इदारा है, उनका एक अपना तरीका कार है। अगर हम उस तरीका कार को समझें, और अब समझा गया, और डार साहब और उनकी टीम को समझना पड़ा, आई डोंट केयर कहने से शायद मसला हल नहीं होता, उनको उन टर्म्स पे आना पड़ा जिन टर्म्स के ऊपर आईएमएफ निगोशिएशन करना चाहती थी। और मेरा ख्याल ये है कि हमें इस किस्म के इदारों के साथ एग्रीमेंट्स करते हुए इस किस्म के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जो इस गवर्नमेंट ने दिए। बल्कि इससे पहले भी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जब चीन के साथ सीपैक के हवाले से काम हो रहा था, तो पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो इन मुआहदों को रिकंसिडर करेंगे, हम तो देखेंगे कि ये मुआहदे के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। फिर करप्शन के इल्जाम उन्होंने सीपैक के हवाले से लगाए। उससे क्या हुआ कि चीन आपसे 2 कदम पीछे हट गया, इसलिए क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज या चीजें ऐसी होती है जिनका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और जब आप उनमें पॉलिटिक्स को ले आते हैं या उन इश्यूज को पॉलिटिक्स के अंदर ले जाते हैं तो फिर वो इश्यूज खराब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो हैंडलिंग होती है वही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। आपने अपनी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। मैं जरा दूसरा जो नुक्ता है इस पे मैं उसकी जानिब जाना चाहूँगा। एज इंटरलिंक्ड सज्जाद मीर साहब, एक तो इलेक्शंस एक बहुत बड़ा एक सवाल बन गए हैं, फिर हुकूमत की बार बार की ये स्टेटमेंट्स और हुक्मरान इत्तेहाद के मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट्स कि जी वक्त पर इलेक्शन, उसके बावजूद एक यकीन नहीं है, और फिर वो यकीन चले बहुत जगहों पे ना हो। लेकिन कल एक गारंटी मांग ली गई आईएमएफ से गारंटी मांगी जा रही है कि इलेक्शंस बर वक्त होने की गारंटी दे दें तो हमें बाकी चीजें काबिल कबूल हैं। सर ये क्या मामला है? लेकिन बात ये है कि गारंटी तो मांग ली गई, लेकिन ये जो गारंटी मांगना चाहते हैं वो तो ये थी कि मैं इलेक्शन लड़ सकूंगा, मैं टिकट दे सकूंगा, मैं फील्ड में होऊंगा, मेरी जमात कुछ कर सकेगा। ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान में भी इसको कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरत 9 मई के बाद ये सूरत बहुत मुख्तलिफ हो गई है। आज मेरे ही प्रोग्राम में किसी ने बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा जो एशियन टाइगर बने थे वहाँ डेमोक्रेसी तो पीछे थी, और पीछे असल चीज जो थी ताकत थी वो तो फौज की थी, वो कुव्वतें थी जो इम्प्लीमेंट कराया करती हैं, और इम्प्लीमेंट कराने का तरीका हुआ करता है वो मुख्तलिफ हुआ करता है। फिर उन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया कि बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ तो बरसों तक वो भी फौज के कब्जे में रहा, तसल्लुत में रहा, और उसको कुछ नहीं मिला। और लेकिन जब उसके यहाँ बिल्कुल एक नया सिस्टम लाया गया, और फिर उसके बुलाने के बाद अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत आ गई और फौज चली गई, तो ये नहीं हुआ, कि बल्कि ये हुआ कि इंडियन हेजमनी के तहत फौज ने काम करना शुरू किया और एक नया नक्शा कायम हो गया। सन 90 का जो हम हवाला देते हैं कि इंडिया की मईशत को गड़बड़ पैदा हुई, उस वक्त मनमोहन सिंह ने कहा, जो वजीर खजाना थे, कि पाकिस्तान अगर जिस रास्ते पर चल पड़ा है, अगर चलता रहा तो ये हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हमें कुछ करना पड़ेगा। ये मनमोहन सिंह थे जिन्होंने कहा। और उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम जो थे वो नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया था, वो शहबाज शरीफ ने फ्री इकोनॉमी की पॉलिसी को अडॉप्ट कर दिया था जो इंटरनेशनली उस वक्त चल रही थी, और उस वक्त उसका चलन था। जैसे भुट्टो साहब ने जब सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था तो इंटरनेशनली कुछ बहुत से बड़े नाम थे जो सोशलिज्म की उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि हम मल्लुक होकर रह गए और वो पॉलिसियाँ दुनिया भर में फिट गई। होता ये है कि अगर हम दुनिया के ट्रेंड के साथ चलते हैं, कि दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते हैं, तो कई बार कुछ बहुत से कुछ गेन कर लेते हैं। लेकिन पछता ये है कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना है। वो कैसे दुरुस्त करना है, मैं ये नहीं कहता कि हमें एशियन टाइगर जिस तरह वो बने, और एशियन टाइगर बनने में कोई डेमोक्रेसी का पहले हाथ नहीं, बल्कि आज तो एक प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में किसी ने कहा कि 1924 तक तो दुनिया में ये यूरोप में डेमोक्रेसी कहाँ थी, औरत को फ्रेंचाइज नहीं थी, वो कहाँ से हासिल नहीं था। वो किस बात की अकड़ करते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया है और आपके यहाँ डेमोक्रेसी बाद में आई है। मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ना लाओ,
बल्कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें जो हैं वो हम उसके नाम पर लाकर हम कुछ गलत कॉन्सेप्ट जो है वो राइज कर देते हैं। हमने आइन को रिराइट करना चाहा 18वीं तरमीम के तहत और उसमें साबित कर दिया कि हम आइन को रिराइट करने की पिक्चर में नहीं है। 73 में आइन को लिखा तो उसमें इतनी गड़बड़ियां और घपले कर दिए कि पहले दिन ही हमें अपने ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करना पड़ा और चंद दिनों के अंदर हमने 7 तरमीम कर दी और उसके बावजूद सुधार नहीं। राइट सजाद भी सब पॉइंट आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब की जानिब बढ़ूंगा। पीजे मीर साहब, टेक्निकली दिस इज द इलेक्शन ईयर्स एंड वी आर जस्ट फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम इलेक्शंस। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड। हमें नहीं पता होने हैं नहीं होने हैं, चलो ये तो एक अलग बात है। अगर होने हैं तो किस अरेंजमेंट में होने हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने होना है, कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना। बयानात हैं कि वक्त पर होंगे, बट स्टिल सो मच अनसर्टेनिटी। कैसे देखते हैं आप इसे? अरसलान, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, ये इलेक्शंस जो भी होंगे ये फार्स होंगे। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नो वन विल बी एक्सेप्टिंग देम। और इस पे यही डिबेट होगी जो हम टेलीविजन पे आज कर रहे हैं। यही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज नो वन विल बी सेटिस्फाइड विद दिस इलेक्शंस। हाँ, आप इनको सिलेक्शंस कह दें, सिलेक्शन जरूर होंगी। अब कितने सिलेक्टेड पीपल और लोग जो आप पिछले लगाए थे, पिछली भी आपने कहा था ना सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, आपका एक रिचुअल होगा जरूर इलेक्शंस का, ठीक है, फाइन, पर एट द एंड ऑफ द डे आपने मुझे बता दो ना, अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस, किस इलेक्शन को आपने एक्सेप्ट किया? किसको? आपने ट्रेलर देख लिया कराची के नाजिम का, वो ट्रेलर था आपके सामने, वहां एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो यू रियली थिंक नेशनल पे आएगी? हम तैयार ही नहीं है। हम बात जरूर जमहूरियत की करते हैं, जमहूर की करते हैं, लेकिन जमहूर इज ऑन द बैक बर्नर, जमहूर इज नॉट इन द फ्रंट रनर। हम सारी हमारी गेम जो है टू स्टे इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर थ्रू वन वे और द अदर, और अंदर आके वी डोंट डिलीवर। आज हम क्या बात करते हैं, पूरे मैं मीर साहब के प्रोग्राम पे भी कहा है, हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल फेलियर्स की, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की तो हमने कभी बात ही नहीं की कि पॉलिटिकली हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना हो गया। कभी इसको आपने आगे एक्सटेंड ही नहीं किया, देखो मोटरवे भी बना दिया, देखो हमने ये भी कर दिया, वो हम उसकी बातें नहीं करेंगे, हम नेगेटिव्स की बातें करेंगे। और यही वजह है, जिस तरह अभी सना ने भी की है, हम जो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बयानात दे देते हैं, दूसरों को आप अलर्ट पे डाल देते हैं, स्टैंड 2 पे डाल देते हैं कि लोग ये तो ये खुद कह रहे हैं तो हम कैसे करें। IMF इज ओनली अ बैंक कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीज हु कंट्रीब्यूट टू इट। किसी बैंक पे जाएं, बैंक आपसे श्योरिटीज मांगता है, आपसे गारंटीज मांगता है कि क्या हमारा पैसा दे दोगे। तो अगर आप 20-21 दफा अगर आप इस प्रोग्राम में गए हो तो यार कहीं ना कहीं तो फेलियर है ना। वाई इज इट कि हम क्यों नहीं निकले? आप निकले थे उसके शौकत अजीज के जमाने में, जनरल मुशर्रफ के जमाने में आप निकले थे, आप अभी भी निकल सकते हो। मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए, और ये पॉइंट मैं आज भी आपके प्रोग्राम पे भी रेज करता हूँ, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आई रेज्ड इट इन मीर साहब प्रोग्राम। आज PCB जो है ये $multi-million एक ऑर्गेनाइजेशन है, $multi-million आपको डॉलर्स कमा के देती है। आज आपने मैनेजिंग कमेटी वो बनाई है जिसमें कोई क्रिकेटर ही कोई नहीं है। I mean, is that a joke or what? क्रिकेटर कोई नहीं है, सिवाय एक लड़के के, ख्वाजा नदीम है, उसने खेली हुई फर्स्ट क्लास, उसके अलावा है ही कोई नहीं क्रिकेटर। वो ज़हीरबाज तनोली है, ज़हीरबाज क्रिकेटर नहीं है उसके अंदर। तो the question arises कि when you don't have the right people for the right job, unfortunately इस चीज पर ना हमने कभी फोकस किया, ना हमारे पास इस तरह का मामला है। मैं सना की जानिब बढ़ूंगा। सना, कैसे देखती हैं आप? अब आपको क्या, अगर मैं कहूं कि if you can predict और मे बी एनालाइज, या मुझे आपको क्या नजर आ रहा है? कोई क्लैरिटी आपको नजर आ रही है, या आप भी बिल्कुल आपको नहीं पता कि क्या अरेंजमेंट होगा, क्या कैनवस होगा, नक्शा होगा आम इंतखाबात का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दौड़ रही होगी उसकी रेस में, कौन नहीं होगी, कौन से इत्तेहाद बन रहे होंगे? कुछ हम गैस वर्क भी नहीं करने के काबिल हैं अभी तक, इतनी अनसर्टेनिटी है।
देखिए मेरा ख्याल है असलान के ये तो जो बहुत सीनियर्स भी हैं ना, वो भी मुझे लगता है हल्के से कंफ्यूजन का शिकार जरूर होंगे, क्योंकि देखिए एक जो फील होती है ना इलेक्शन की, वैसे भी वो हमारे बड़े ये कहते हैं कि वो जब तक इलेक्शन डे नहीं आता उस वक्त तक आपको समटाइम्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो वोटर रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। लेकिन जो इलेक्शंस जो है जिनमें मैन्यूवरिंग की गई है, उन इलेक्शंस में नो डाउट आपको पहले से पता होता था, जैसे 2018 में पता था, या माजी के कुछ इंतखाबात ऐसे रहे हैं जिसमें आपको पता होता था कि किसको स्पेस देना है किसको नहीं देना। आप कुछ हद तक जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 100% जो है वो आपकी प्रोडिक्शन सही नहीं होती। लेकिन अगर मैं मुख्तसरन पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी सही मायनों में इलेक्शन मोड में है नहीं, और ना ही वो उस हिसाब से कैंपेन कर सकती है। पीटीआई वैसे ही टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से सिंध तक महदूद है, जुनूबी पंजाब में उन्होंने कुछ काम किया है और हो सकता है उसमें किसी हद तक उनको नताइज भी मिले, क्योंकि वो अलायंस में रहकर भी नून लीग के कोशिश ये कर रही है कि पंजाब में जो पीटीआई और नून लीग का जो बेसिकली सीट्स हैं उनमें से जितनी वो कैप्चर कर सकती है वो करे। तीसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है। देखिए पहले मरियम साहबा थी, वो जनरल फैज का नैरेटिव बेचती थी, एंटी स्टैब्लिशमेंट का बेचती थी, एंटी इमरान खान का बेचती थी। लेकिन अब मसला ये है कि अब ना वो एंटी स्टैब्लिशमेंट जा सकती हैं, इमरान खान साहब का बयानिया वैसे ही फौत हो चुका है। उनके केसेस में अब देखना यह है कि सितंबर में जब चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होती है उसके बाद क्या पोजीशन आती है। तो एग्जैक्टली इस वक्त नून लीग के पास मुझे लगता है कि नैरेटिव का फुकदान है। उनके पास अभी सिर्फ एक चीज है और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी। अगर मियां साहब की वापसी होती है तो फिर शायद नून लीग स्ट्रेंथ गेन कर सकेगी, अदरवाइज उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी मुझे नजर नहीं आती है। वो बड़े बैकफुट पर है, क्योंकि जो पीडीएम की ओवरऑल गवर्नमेंट है उसमें तमाम जो मसाइल का जो बोझ है वो सिर्फ नून लीग ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी भी साइड पर खड़ी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साइड पर खड़ी हैं, तो जितना मलबा होगा वो नून लीग पर गिरेगा। तो अगर नून लीग ने जाते जाते कुछ इंसेंटिव्स की बात नहीं की, कुछ अच्छे काम नहीं किए जो बाहिर मुश्किल नजर आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग मैदान में उतर सकेगी भरपूर तैयारी के साथ। जी अब तो वक्त बड़ा महदूद रह गया और आपने सितंबर का सना हवाला दिया, लेकिन आज के रिमार्क्स अगर देखे जाएं तोशा खाना वाले केस में तो वो तो कुछ और इशारा दे रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो कि चीजें कब कैसे होनी है। मैं तीनों माजूद आपकी बात काट रही, मैंने सितंबर का हवाला एक शख्सियत के जाने से दिया है। सितंबर से पहले कुछ चीजों की शुरुआत हो जाएगी जिसका एंड रिजल्ट हम शायद सितंबर के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो गेम के अंदर शख्सियात है वो कौन होंगी वो उस वक्त पता चलेगा। जी मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं समझ गया, लेकिन जस्ट ऑन द अदर साइड में ये बता रहा था कि मैं आज के रिमार्क्स जब पढ़ रहा था तो उससे मुझे इशारा मिला, क्योंकि ये भी इस तरह के रिमार्क्स भी हमें अभी तक नहीं सुनने को या पढ़ने को मिले जो अब दिए गए हैं तोशा खाना को लेकर, और जो नरमी बरती और कहा गया कि अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि इतना नरम रवैया इख्तियार किया गया, और मैं उसका हवाला दे रहा था। बहुत शुक्रिया तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का यहाँ पर अदा करना चाहूँगा। इट्स एन इलेक्शन ईयर, बट अभी तक बहुत ज़्यादा इबहम मामलात को लेकर और कोई क्लैरिटी ना होना, मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ यकीन दहानियों के बावजूद ना पता होना कि मामलात ने किस सिमत में जाना है, यकीनन ये कोई बेहतर साइन नहीं है। बट हम उम्मीद करते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मुयसर हो, और जो पाकिस्तान के अवाम जिसको मुंतखब करना चाहते हैं उसको नुमाइंदगी दी जाए। जो जिस तरह मेरे गेस्ट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि अगर हो भी जाते हैं इलेक्शंस तो इन पर बहुत सवालात होंगे, तो यकीनन ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स की फेवर में नहीं है। बेहतर इंतखाबात और जिसको अवाम मुंतखब करें उसको हुक्मरानी का हक मिलना, यही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है, एंड वी कैन होप फॉर दैट। आज के प्रोग्राम से इतनी, अस्तान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।